अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, और इसको जीपीबी कहा जाता है। ठीक है। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि अ सीक्वेंस कोई भी सीक्वेंस आपको स्टूडेंट पता है कि उसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है इज अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। कोई भी सीक्वेंस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगी if an over an minus 1 is the same non-zero number for all n belongs to n and n greater than 1। ठीक हो गया। द क्वोशंट से मतलब ये जो टर्म नजर आ रही है, द क्वोशंट ए एन ओवर ए एन माइनस आर डिनोटेड बाय, इसको डिनोट किया जाता है डिनोटेड बाय आर एंड इज कॉल्ड कॉमन रेशो। इसको क्या कहेंगे? कॉमन रेशो कहेंगे। ठीक है। अच्छा जी, क्या है कि अ सीक्वेंस इज अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इफ ए एन ओवर ए एन माइनस 1 इज द सेम नॉन जीरो नंबर फॉर ऑल एन belongs to n and n greater than 1, the quotient a n over a n minus 1 denoted by r and is called common ratio। कहने का मतलब ये है कि कोई भी सीक्वेंस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगी अगर अगली टर्म को पिछली टर्म पे डिवाइड किया जाए और उसका आंसर सेम आना चाहिए। हर टर्म के लिए आंसर सेम आना चाहिए। जैसे अरिथमेटिक सीक्वेंस में हमने कहा था कि हर दो टर्म्स का जो डिफरेंस है वो सेम आना चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ पर भी उसी तरह से कि हर दो टर्म का जो रेशो है अगली टर्म को पिछली टर्म पे डिवाइड करें। जैसे ये लिखा हुआ ए एन, अगली टर्म होगी ए एन माइनस 1 से प्रीवियस टर्म होगी, तो उनका जो आंसर है वो सेम आना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, ये डिवाइड करने से जो चीज आपको मिलती है उसको कहते हैं कॉमन रेशो, और इसको आर से डिनोट किया जाता है। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई भी सीक्वेंस जो है वो ज्योमेट्रिक सीरीज कब होती है। लेट्स से स्टूडेंट, मैं कहता हूं कि मेरे पास एक सीक्वेंस है 2 4, उसके बाद 8 16 32 64 अप टू 100 ये चलती जा रही। अच्छा, मैं ये क्लेम करता हूं कि ये जो सीक्वेंस है ये एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, इज अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ये क्या है? एक ज्योमेट्रिक सी। रीजन क्या है? अभी मैंने आपको कहा कि आप 4 को 2 पे डिवाइड करें ना तो आंसर आएगा 2, 8 को 4 पे डिवाइड करें तो आंसर आएगा 2, 16 को 8 पे डिवाइड करें 2, 32 को 16 पे डिवाइड करें 2, 64 को 2 पे डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो मतलब आप कोई से भी अगली टर्म को पिछले पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? रेशो जो है ना ये 2 2 आ रही है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये जो आपके पास सीक्वेंस है ये क्या आ रही है? ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आती है। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें आप अगर आप एक चीज देखें ना तो आर आपने निकाला है 2, ठीक है। तो जो आपके पास आर आपने निकाला 2, तो अगली टर्म कैसे आएगी कि अगर मैं इस आर को पिछली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूं, आर क्या है? 2, पिछली टर्म क्या है? 2, तो 2 2 जार क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है। अगली टर्म निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? आर को 4 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अगली टर्म कैसे निकालूंगा कि इस 8 को मतलब थर्ड को, मतलब अगर मुझे 16 चाहिए तो मैं क्या करूंगा? इस 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 16 आ जाएगा। ठीक है। 16 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 32 आ जाएगा। 32 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा। ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि ईच टर्म आफ्टर द फर्स्ट टर्म, के हर टर्म पहली टर्म के बाद
इज एन आर मल्टीपल ऑफ इट्स प्रीसीडिंग टर्म। ठीक है, मतलब ये जो 8 है ना, अगर इसी को देख लें, 8 जो है ना वो पिछली टर्म का आर मल्टीपल है। ठीक है, 8 जो है पिछली टर्म का आर मल्टीपल है, मतलब अगर मैं पिछली टर्म को आर के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो 8 आता है। उसी तरह 16 जो है वो पिछली टर्म का आर मल्टीपल है, मतलब अगर मैं पिछली टर्म को 2 के साथ आर के साथ मल्टीप्लाई, मतलब 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो इसी तरह 32 अगर आप देखें तो जो 32 है आपके पास वो पिछली टर्म का आर मल्टीपल है। तो ये सारी बात आपको यहां से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं लिखने लगा हूं कि nth टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, nth टर्म ऑफ जीपी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एक ही बात है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमने अभी आपको एक चीज बताई कि हर टर्म जो है ना वो पिछली टर्म का आर मल्टीपल है। तो अगर मैं a2 लिखना चाहूं तो क्या होगा, पिछली टर्म का आर मल्टीपल है। सही है, और मैं इसको लिख सकता हूं a1 मल्टीप्लाई बाय आर, और इसको मैं मजीद लिख सकता हूं कि a1 r2 माइनस वन, 2 माइनस वन का मतलब r वही आ जाएगा। ठीक है, a3 मैं लिख सकता हूं r मल्टीपल ऑफ प्रीवियस टर्म। ठीक है, r अपनी जगह पर, और a2 की वैल्यू अभी आपको पता है a2 किसके बराबर था, a2 आपको पता है a1r है, तो मैं यहां पर a1r लिख सकता हूं। यहां से क्या आ जाएगा, r1 और r1 2 आ जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूं a1r3 माइनस 1 लिखा जा सकता है। ठीक है, उसी तरह a4 में निकालना चाहूं तो ra3 आएगा। ठीक है, a3 की वैल्यू क्या है, अभी आपने लिखा ra2 है। सही हो गया। वो क्या है, a3 क्या है, a1, सॉरी यहां पर थोड़ी सी करेक्शन कर लें कि ठीक है, वो a3r था। अच्छा, तो अगर मैं इस r को बाहर रखूं तो a3 बेसिकली क्या था, a1r², आपको नजर आ रहा है a3 क्या था, a1r²। अच्छा, इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो a1r³ आ जाएगा, और मैं इसको लिख सकता हूँ a1r4 माइनस 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मतलब आप यहां से अगर एक चीज देखें ना, तो अगर इधर a4 है तो उसको लिखा जा सकता है a1 है तो उसको लिखा जा सकता है 4 माइनस 1। ठीक है, a1 सॉरी यहाँ पे a1 और r क्या आ रहा है, 4 आप देख सकते हैं। अगर a2 है तो उसको लिखा है a1 r2 माइनस 1, अगर a3 है तो a3 को लिखा है a1 r3 माइनस 1, अगर a4 है तो a1 r4 माइनस 1। उसी तरह अगर आप कंटिन्यू करते लिखें, दिस इंप्लाइज, अगर कंटिन्यूसली इसको लिखते जाएं तो an इज इक्वल्स टू a1 rn माइनस 1 आ जाएगा। और ये जो आपने टर्म फाइंड की है इसको क्या कहेंगे, nth आर जनरल टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।